नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। नेशनल हेराल्ड मामला, जिसकी गूंज आज ईडी के दफ्तर से लेकर के तमाम जगहों पर कार्यालयों में गूंज सुनाई दी। राहुल गांधी को दरअसल आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो करीब 3 घंटे तक यह पूछताछ चली। तो इस ईडी ने 3 घंटे तक की पूछताछ और ईडी दफ्तर में राहुल से पूछताछ हुई। लंच के बाद राहुल से फिलहाल फिर पूछताछ, और जिसमें 3 बड़े अफसर राहुल से पूछताछ कर रहे हैं। और पहले चरण में राहुल से 3 घंटे तक पूछताछ हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल जवाब हुए। गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के बादल और ईडी के सवाल, और राहुल ने दिए जवाब। तो राहुल के समर्थन में नेताओं का मार्च भी निकाला गया और कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह और भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस स्मृति ईरानी ने कहा। और इस बीच स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार के केस में राहुल की पेशी हुई। यंग इंडिया में राहुल डायरेक्टर थे। तो लगभग 10 साल पुराने इस केस की जड़ें आजादी से पहले निकले अखबार से जुड़ी, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। और इस केस में करोड़ों रुपए की जायदाद पर मालिकाना हक को लेकर के ये सारा विवाद है। तो राहुल से सवाल पर संग्राम क्यों, ऐसे तमाम सारे सवाल। इस बीच बयानबाजी भी जमकर हुई है। तो दरअसल ये मामला समझ लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के फिलहाल जिस तरीके से अखबार निकालने के लिए एक AJL कंपनी बनाई गई। ये शुरुआती दौर की बात, जब नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवास का प्रकाशन हुआ और फिर AJL 90 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूब गई। वहीं यंग इंडिया ने फिर AJL की देनदारियां चुकाई और उसके बाद AJL का 90 करोड़ का फिलहाल लोन जो है वो माफ हो गया। तो ये मोटे मोटे तौर पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से YL में सोनिया और राहुल की किस तरीके से 38% लगभग हिस्सेदारी रही। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि 90 करोड़ पार्टी फंड दिया। AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति फिलहाल हड़पी गई। तो समझिए ये मोटे तौर पर ये नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें कौन कौन से फिलहाल लोग हैं, कब इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तानाशाही की राज है और क्या। ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि वो जैसे दंगा फसाद करते हैं हर पार्टी ऐसा करेगा, लेकिन हमारे पार्टी दंगा फसाद में यकीन नहीं करते। हम शांतिपूर्ण तरीके से सब काम करते हैं। कांग्रेस का व्यक्ति अपने को चार्ज महसूस कर रहा है और इस लड़ाई में सम्मिलित है। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये सत्याग्रह है। सत्यमेव जयते के लिए सत्याग्रह शुरू। इस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए। जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। भाजपा भी विपक्ष में रही है और दर्जनों साल विपक्ष में रही। रोजाना धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की सरकारों के खिलाफ करती रही कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इस ढंग से हाउस अरेस्ट किया गया। पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि ये पूरी तरह से खाली उनकी छवि को, कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक असफल प्रयास है। यहाँ तक कि अपनी बात अभिव्यक्ति की भी रचना है। ये देख लीजिए। तो 3 घंटे तक पूछताछ चली। 50 से 55 सवालों के जिस तरीके से जवाब दिए गए, जैसा कि जानकारी निकल करके आ पा रही है। उसके बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को देखने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे, और उसके बाद दोबारा फिर ईडी की पूछताछ चल रही है। लेकिन इस बीच बाहर जो सड़कों पर संग्राम हो रहा है, लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, बात आजादी की अभिव्यक्ति की जा रही है, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया जा रहा है। आज हम कुरुक्षेत्र में आए हुए मेहमानों से बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीरज जैन जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नीरज जैन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ राजनीतिक दलों की तरफ से जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस से। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से आज सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार हंगामा चल रहा है, मैं सुशील दुबे जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा
चाहूंगा कि लखनऊ से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या पदाधिकारी, और लोकतंत्र की बड़ी बात है कि दुहाई दी जा रही है। मैं इस पूरे सिनेरियो को सबसे पहले एक आपसे समझना चाहूंगा। राहुल जी, लोकतंत्र की यही शान है और यही जान है। पार्टी कोई भी हो, कोई भी प्रदर्शन करे, लेकिन हाथ में गुम्मे ना हो, पत्थर ना हो, ये सबसे बड़ी मांग होती है। तो ये लोकतंत्र में जो लोग आज कर रहे हैं कांग्रेस के, ये बहुत जो एक मांग है, जो एक तरीका है लोकतंत्र का, उसको ही जिंदा कर रहे हैं, कोई शक नहीं। राहुल जी, बात तो तब उठती है जब लाखों करोड़ रुपए का गबन घोटाला करके सरकारी बैंक की नाक के नीचे से लोग विदेश चले जाते हैं और 10 साल हो जाते हैं, उनको आप बुला नहीं पाते। 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए की 100 करोड़ की वसूली करके लाखों का हिसाब किताब आप ख़त्म कर देते हैं। राहुल जी, तब सवाल खड़े होते हैं ईडी पर और देश की सरकार की मंशा पर, जब देश का बड़ा, देखिए उनका अपना अधिकार है, लेकिन देश का एक बड़ा ईडी का अधिकारी जिनकी कई साल की सर्विस बाकी हो, जिनके नाम पे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़ों को पसीना छूट जाता हो, जी जी, वो मात्र विधायक बन जाते हैं बीजेपी से। एक कमिश्नर, बड़ा कमिश्नर आईपीएस, मात्र विधायक बन के एक नॉर्मल किसी लोक कल्याण विभाग के मंत्री बन जाते हैं, जिनके तब ये शक पैदा होता है कि क्या ये सब चीजें आप मंशा क्या है, क्यों कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, अभी हमारे प्रोफेसर साहब बताएंगे कितने बड़े बड़े नाम हैं, करीब 42 नाम ऐसे हैं बिल्कुल, जो 500 करोड़ से लेके कई लाख करोड़ तक के जिम्मेदार हैं। क्या ईडी तब नहीं देखती? दूसरी बात राहुल जी, मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2010 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड से करीब 1207 शेयर होल्डरों को कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड में वो यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया जी, राहुल जी ने वो शेयर लिए थे। लगभग 76% शेयर सोनिया जी, राहुल जी के थे और बाकी 24-26% शेयर बोरा जी और आस्कर जी के थे। दोनों बोरा जी, आस्कर जी दोनों दुर्भाग्य में नहीं है। अब आप बताइए कि 12 में एक आदमी, एक पॉलिटिकल आदमी, स्वाभिमानंद स्वामी एमपी बनते हैं बीजेपी से। उनके बारे में तो आपको मालूम ही, पूरा देश जानता है कि कितने शांत और सज्जन व्यक्ति हैं वो। उसके बाद वो 12 में बनते हैं और उसके बाद ही तुरंत वो एक एफआईआर होती है कि ये फ्रॉड किया गया। उसके बाद 14 में फिर वो मुकदमा आता है, फिर वो 15 में ईडी उस पर कहती है कि इस पर केस नहीं बनता, मुकदमा बंद कर दिया जाता है। फिर 18 में मुकदमा फिर खोला जाता है। फिर अभी ये 7 साल बाद अब सम्मन दिए जाते हैं। 15, इतने हम पूछते, अगर सोनिया जी, राहुल जी जमानत थे तो इतने साल 15 से अगर थे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कौन सा कानून देश का है जो 30 साल जमानत पर रखने की इजाजत देता है? या तो आप जमानत निरस्त करके उनको जेल भेजते या उनको कोर्ट पे पेश कराते। 8 साल बाद, 10 साल बाद ईडी बुला रही है उस एसोसिएट जनरल के लिए जो कर्जे में था, जिसको यंग इंडिया लिमिटेड ने कई किस्तों में 90 करोड़ देके उस कर्जे को चुकाया। वहां पर प्रिवेंशन मनी एंडिंग एक्ट कहां पर लागू हो जाता है? ऐसा कौन सा बड़ा भारी घटना हो गई जिसमें इतना बड़ा एक्ट लागू हो गया? और मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी इतने देश के एक सामाजिक व्यक्तित्व का भी एक पक्ष होता है। ऐसा नहीं है, ये सब आर्थिक अपराधी नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं, देश की राजनीतिक संस्था के एक जिम्मेदार लोग हैं। आर्थिक अपराधी जिनकी जरूरत है अब ईडी की। इतने 1000 करोड़ का सुशांत ड्रग्स में कनेक्शन निकला, कहां पर वो क्या वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी? जो एनसीबी होता था, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, बिल्कुल, कैसे इतने 1000 करोड़ का आ गया? बिल्कुल, ऐसे तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। लाखों करोड़ के आर्थिक अपराधी देश से बाहर हैं और राजनीतिक व्यक्तित्वों को आप वहां पर बिठा रहे हैं, वहां पर पूछताछ कर रहे हैं, जहां पर 7-7 साल, 8-8 साल बाद आप जो ईडी कह रही 15 में अचानक इतने सालों बाद आखिर ये मामला फिलहाल कैसे आ जाता है? मैं अभी राजनीतिक पक्ष लूं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर नीरज जैन जी आपसे समझूंगा इस पूरे मामले को लेकर के। अचानक जैसे कि सर ने
ने भी समझाया। और पूरी कवायद के बीच आज सुबह से जो चल रहा है, चाहे वो प्रदर्शन की बात करें, चाहे वो पूछताछ की बात करें, अंदर से खबरें आ रही हैं कि संपत्ति को लेकर के पूछा, उनके सीए को लेकर के पूछा, विदेशों में जो संपत्ति उसको लेकर के सुबह से चल रहा है। लेकिन मैं जरा ग्राउंड जीरो पर जरा समझूंगा आपसे सर। देखिए आलोक जी, बहुत स्पष्ट है। हमारा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि आर्थिक अपराध किसी ने भी किया है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के साथ नहीं। इतने साल से भी सुशील दुबे जी ने बताया 2015 के बाद इधर केस बार बार केस खुलता है, चला आ रहा है, जहां विजय माल्या से लेके वर्तमान में सुब्रत राय तक बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ गायब हैं। ईडी अब तक क्या कर रही थी? क्या 2024 के इलेक्शन के बिल्कुल दस्तक देने के पहले आप राजनीतिक झटका किसी को देना चाहते हैं, या आखिर ऐसी कौन सी चीज आ गई? मैं तो इस देश के वासियों को और सबको, देश के संविधान को सलाम करता हूं कि कम से कम लोकतंत्र की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए एक पार्टी, अब उसके कार्यकर्ता, जब उसके नेता के साथ कुछ हो रहा है गलत, वो जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। लोकतंत्र की खूबी है, लेकिन यह समय आपने बड़ा गलत चुना है। अभी एक तरफ माननीय सोनिया गांधी जी अस्पताल में हैं, और अगर इस परिवार को कुछ की मंशा गलत हुई होती तो निस्संदेह ये लोग वहां जाते ही नहीं। ये आपको कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि इनका अपना कोई दोष नहीं है। मैं एजीएल के नेशनल हेल्थ के पक्ष की इसलिए बात कर सकता हूं कि मेरे जो ससुर थे स्वर्गीय मुकुट बिहारी वाजपेयी जी, उसमें चीफ प्रूफ रीडर है, और जब ये लोग हट गए थे वो उन लोगों को बकाया पैसा उनके कर्मचारियों को दिया गया है। तो ये कई ऐसी चीजें, जब एक तरफ पारदर्शिता के साथ आप कहते हैं, दावा करती है वर्तमान सरकार केंद्र से लेके राज्य तक कि हम ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी कहां से नजर आती है? आप बार बार हर वो घटनाक्रम, आप क्या ईडी से यह साबित करवाना चाहते हैं? ईडी के अधिकारियों से क्या साबित करवाना चाहते हैं कि आप ये कहने कि आप ये कार्य करो, हम आपको भी राज्यसभा सदस्य भेज देंगे? उनका मकसद क्या है? अभी के विधानसभा के चुनाव जो आसन्न हो चुके हैं, आपको मालूम है कि दो अधिकारियों को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद भले कन्नौज का मामला हो या कहीं का मामला हो, उसके बाद उन लोगों को सम्मानित सदक माननीय विधायक बना दिया जाता है, किसी को मंत्री बनाया जाता है। तो आखिर आपकी मंशा क्या है? इस तरह से एक परिवार को, जो सामाजिक और राजनीतिक और देश का बहुप्रतिष्ठित परिवार है, जिसकी पूरी दुनिया में सवाल उठना लाजमी है। मैंने इस हमला करना मोटे तौर पर मैंने समझना चाहा मेहमानों को। अब मैं जरा राजनीतिक पक्ष के लिए बात करूंगा। विकास श्रीवास्तव जी का स्वागत करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विकास जी, आपने राजनीतिक दलों की किस तरीके से, आपने प्रोफेसर साहब की भी बात सुनी है, डॉक्टर साहब की भी बात सुनी। इस पूरी कवायद के बीच समन वर्सेस सत्याग्रह को लेकर राहुल से जब सवाल पूछ रहे तो उस पर बहस क्यों छुड़ी है? सांच को आंच क्या? देखिए आलोक जी, ये बहस केवल इस बात की नहीं है कि हमारे नेता को षड्यंत्रकारी तरीके से उनको नोटिस दी गई है। बहस इस बात की है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से बौना किया जा रहा है, देश की जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। जिस 1990 में भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की सरकार थी, और कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उनका राज्यपाल था जो आरएसएस का सबसे बड़ा नेता जगमोहन। आज आप वर्तमान में देख रहे हो कि उन्होंने कश्मीर फाइल नाम से एक फिल्म को लेकर के लगातार इस देश में ध्रुवीकरण का माहौल बनाया। और जब आज जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या होती है, उस पर नहीं कोई बोलता है। उस पर लगातार उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नुपुर शर्मा आती हैं जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को, भारत के संविधान के खिलाफ जाकर बोलती हैं। जो भी बात है, आप एक पक्ष अगर गलत करता है उसको आप जेल भेजते हैं, तुरंत आपका बुलडोजर चलता है। तो बुलडोजर नुपुर शर्मा पे भी चलना चाहिए। देश की संवैधानिक संस्थाओं को, पुलिसिंग को, कानून को जिस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है, अगर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरेगी तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि इस देश को हमने ही आजाद कराया है, हमने ही बनाया है, और इस देश को 70 सालों में इतना मजबूत बनाया है कि आखिरी व्यक्ति एक चाय वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। पर आज उस संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसा कि भी नीरज जी ने और सुशील जी ने बताया कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती हैं, और गैर कानूनी तौर तरीके से जो मामला 2015 में खत्म हो चुका था, नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा ईडी को ऑर्डर्स प्रस्तुत किए दिए थे कि आप इसकी जांच करिए, और जांच में पूरी तरीके से ईडी ने पाया अक्टूबर 2015 में यह मामला फिनिश हो चुका था।
और आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने सम्मान किया है देश की अदालत का, और उन्होंने जमानत दी है विकास कोर्ट जी, में। सवाल भी यही है कि जांच के लिए ही तो बुलाया जा रहा था, लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में सारे देश में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आलोक जी, मैंने कहा ना, मैंने लंबा विस्तृत, मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर के नुपुर शर्मा के असंवैधानिक बयान, आपने सब कुछ कहा, लेकिन जांच में सहयोग की बात नहीं की। किस तरीके से ये जो मैं कहने का संदर्भ क्या था जी, कि हम देश के संविधान निर्माताओं के वाली पार्टी रहे, हम देश के संविधान को बचाने वाली पार्टी है, देश की जमहूरियत को बचाने वाली पार्टी है, और आज हमारे ही सामने अगर भारत के संविधान को छिन्न भिन्न किया जाएगा, जनता के विश्वास को, 130 करोड़ लोगों के जन विश्वास को डगमगाने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके का जो ये ईडी का प्रयोग करा जा रहा है, ये प्रयोग से कांग्रेस पार्टी ना घबराती है, ना हमारे जाबाज नेता घबराते हैं। ये तो हम जनता के बीच में एक सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि ये अवसर है कि राहुल गांधी को उन्होंने, हमारे नेता को राष्ट्रपति चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया है, राजनीतिक दलों को दबाव बनाकर उनको डराने का प्रयास किया है। तो बहुत बड़ा अनुभव, आप बड़े पत्रकार हैं, देश के जाने माने, ये किस तरीके का सत्याग्रह आप देख रहे हैं, जरा मैं आपसे चाहूंगा। ये बहुत शानदार सत्याग्रह है। राहुल जी, एक चीज बताइए, सब ठीक है। आलोक जी, आलोक जी, हाँ, आलोक जी, एक बात बताइए, एक देश की बड़ी संस्था कांग्रेस, मैं तो कहता हूं लोकतंत्र में विधायक जो चुन के आया है वो अपर हैंड होना चाहिए। ईडी हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई ऐसी संस्था हो जो जांच संस्था है, कोर्ट तो न्याय संस्था हो गई, जो जांच करने वाली संस्था है, उन संस्थाओं में ये निर्देश होना चाहिए सरकार का, या आने वाले वक्त में कानून बनना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं उनको इतना आसान ना हो कि सम्मन भेजा बुला लिया। ये तानाशाही वाला देश थोड़ी है। आप पहले अपने कुछ अधिकारी भेजिए, समझिए, उनसे पूछताछ करिए, उनके घर जाने में क्या दिक्कत है। आखिर लोकसभा में विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के वो नेता हैं जी। तो अगर एक कोई अधिकारी जब 15 में केस बंद कर दिया, हम चलिए बंद कर दिया, खोल दिया, कर दिया, सम्मन भेज के सोनिया जी गांधी को, यूपीए की चेयरपर्सन नहीं है कई साल, आज भी हैं, सम्मन भेज के जैसे कोई अपराधी हो, जैसे कोई बंदी हो कि चलो उठा लाओ, पकड़ लाओ। अरे भाई, आप भेजिए, आप वहां एक अपना सक्षम अधिकारी भेजिए कि भाई ये क्वेश्चन है, ये बातें हैं, बताइए आप जो है इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। संतुष्ट ना हो उसके बाद कहिए कि आप आइए, ऑफिस में आपको बुलाया जाता है, ऑफिस में बैठ के अगर ना समझ में आए तो आप रिटेन कर लीजिए। लेकिन एकदम से देखिए, शो क्या होता है जब किसी चीज को ये देश की जनता है, क्या नहीं जान रहे हैं कि नूपुर जी वाला केस और ये जो भी चल रहा है केस, ये राजनीतिक रंग ले चुका है। ऐसे ही ये केस अगर मान लीजिए आर्थिक अपराध का है, मान लीजिए एसोसिएट जर्नल से जुड़ा हुआ, यंग इंडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ, 1207 शेयरों से जुड़ा हुआ मामला है, तो जमानत के 7 साल जमानत में वो बीच में गैप क्यों, बंद क्यों, फिर 4 साल बाद खोला क्यों, फिर इतने साल बाद सम्मन में बुलाया क्यों? अरे भाई, जब बुलडोजर 1 घंटे पहले नोटिस देता बुलडोजर वाला, वो अगले दिन मकान गिरा देता है, तो इसमें भी हफ्ते भर में ही इंतजाम कर देना चाहिए था, निर्णय कर देना चाहिए था। इतना देर का न्याय किया हुआ वो न्याय नहीं होता है। और ये राजनीतिक रंग और ये राजनीतिक मंशा शंका से ही बुलाया गया है। राजनीतिक मंशा अगर हम बात करते हैं तो नीरज जी, जरा मैं आपसे इस चीज को जरा समझूंगा कि सारी चीजें एक तरफ, आपने भी कहा टाइमिंग्स को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, स्वैच्छिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो सवाल उठ रहे हैं जो आमजन में कि भाई अगर सारी चीजें हैं, सिर्फ जांच के लिए बुलाया गया था, जांच में सहयोग करना चाहिए, और तो कुछ गिरफ्तारी या कुछ ऐसी तो कोई चीज हुई नहीं, सीधी सी बात है, इतना विरोध। देखिए आलोक जी, आप स्पष्ट ये जान लीजिए, ये जनता का अपने नेता के प्रति स्नेह और प्यार है। आप किसी को इस तरह से बुला लेंगे, अगर उनको सपोर्ट नहीं करना होता उनको, तो वो राहुल गांधी क्यों जाते ईडी ऑफिस? सवाल तो यह है कि देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्यों आखिर आप इस वक्त ही आपने बुलाया? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष को निस्तनाबूद करना चाहते हैं, यह राजनीतिक प्रतिशोध है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश और देश में ईमानदारी के साथ, चाहे सत्तारूढ़ दल के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, ऐसे कितने लोग हैं, क्यों नहीं उनकी जांच कराई जाती है? क्यों नहीं उनकी आय की जांच कराई जाती है? एक आईएएस जिस वक्त ज्वाइन करता है उस वक्त उसके बैंक का अकाउंट ले लिया जाए और 5 साल के बाद उसके बैंक का अकाउंट लिया जाए, वहां क्यों नहीं जाती है?
क्यों नहीं मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के ऊपर इस तरह की चीजें की जाती हैं? खाली आप एंगल करके, आप फोकस करके एक आदमी को ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी चलिए, अगर खास फोकस किया जा रहा है, एक एंगल किया जा रहा है, विकास जी इस पूरी कवायद के बीच जब सवाल उठ रहा है तो ये प्रदर्शन को लेकर के बार बार सवाल इसलिए उठ रहा है कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इसके पीछे। देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान से चलती है, संविधान पे भरोसा रखती है। इस देश के मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी इस संविधान को बनाने वाले लोगों की पार्टी है। आखिर हमको क्यों दिक्कत होने वाली? देश के एकता अखंडता को आप लोग तोड़ रहे हैं, भारत के संविधान को आप छिन्न भिन्न कर रहे हैं, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बना करके वोट की राजनीति आप कर रहे हैं, नफरत विभाजन बंटवारे की भाषा आप बोल रहे हैं जो गैर संवैधानिक है। इसके बावजूद अब ईडी से पहले चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग ने साफ साफ कह रखा है 2012 में ही 6/11/2012 को चुनाव आयोग में जो कांग्रेस पार्टी के बारे में साफ क्लियर है कि इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जब यह संस्था जो है एसोसिएट जर्नल नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है तो उसमें कोई भी शेयरर है उसको कोई प्रॉफिट सैलरी नहीं मिल रही है, उसमें किस तरीके का भ्रष्टाचार है? ये दूध का दूध पानी का पानी साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि राहुल गांधी के ऊपर अगर 1 रुपए का भी आरोप होता तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग राहुल गांधी को बख्श नहीं सकते थे। इन्होंने हमारे परिवार के सबसे मान्य इस देश की बेटी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अपमानित करने के लिए, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की जनता को न्याय दिलाने की बात किया। धर्म जात के नाम पर जो ये वोट की राजनीति करके सपा बसपा, चलिए सारी राजनीति हो सकती है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है, ईडी ने बुलाया तो सत्याग्रह याद आ गया। चलिए मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। विजय जॉली जी जुड़ गए, भाजपा नेता हमारे साथ। विजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आज आप सुबह से देख रहे होंगे किस तरीके से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, 3 घंटे तक पूछताछ चली, उसके बाद राहुल गांधी अपनी मां का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, अब दोबारा पूछताछ चल रही है। लेकिन यह सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। जरा सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये जो ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीतिक ड्रामा दिल्ली में अपने पूरे भारतवर्ष के सीनियर कांग्रेस के नेताओं को बुलाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाना, ये जिटरी घबराई हुई कांग्रेस का एक जिटरी घबराया हुआ रिएक्शन है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और ये मामला अब का नहीं है, ये मोदी सरकार के बनने के बाद कोई मामला कोर्ट में फाइल हुआ ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, वर्ष 2012 के अंदर जब केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की नीति सरकार थी, उस समय ये केस फाइल हुआ था। और ये फाइल इसलिए हुआ था जिस प्रकार से कंपनी लॉ अफेयर्स के रूल्स और रेगुलेशंस को थत्ता बताकर कांग्रेस पार्टी ने एजेएल जो न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड था 2008 में बंद हो चुका था, उसको अपना पैसा देकर रिवाइव कर और जिस कंपनी के माध्यम से ये किया, उस कंपनी के अंदर क्या ये झूठ है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास उसके 38% शेयर है और उस कंपनी का नाम यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो नॉन प्रॉफिट कंपनी कुछ ही दिन पहले वो जो पैसा ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी ने किया था उससे पहले वो क्रिएट की गई थी और उसके अंदर 24% शेयर मोतीलाल वोरा कांग्रेस के नेता, ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस के नेता, जर्नलिस्ट सुमन दुबे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सैम पित्रोदा का नाम है। ये 2012 का केस है और ये भी क्या झूठ है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कोर्ट ऑफ लॉ के माध्यम से बेल के ऊपर बाहर छूटे हुए। अब आप कहेंगे कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज किसी भी आरोपी को अगर बुलाएंगी तो उसमें राजनीति की बू आएगी। ये सत्याग्रह किस लिए है? देश की आजादी के लिए पूरे मामले में अगर सवाल उठ रहे हैं तो जांच के लिए बुलाया जा रहा है। विकास जी जरा अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश आखिर कहां से आ गई? जी विजय जी जरा सब विकास जी की भी टिप्पणी ले लूं जल्दी से। विकास जी अपनी बात रखिए, मुझे ब्रेक लेना है। जी कांग्रेस का मेलो ड्रामा फंसी हुई कांग्रेस को ड्रामा क्यों करार दिया जा रहा है? राहुल गांधी को बचाने के लिए। और बताना चाहता हूं 27 मार्च
10 को भारत के तब गुजरात के मुख्यमंत्री को 10 घंटे से भी ज्यादा एसआईटी और सीबीआई ने क्वेश्चन किया था, लेकिन भारत के अब के प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री शांति से एसआईटी के ऑफिस गए थे, किसी एमपी को साथ लेके नहीं गए थे, हजारों कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं गए थे। ये था उनका संयम। अगर आप दूध का दूध और पानी का पानी फिलहाल जांच को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जल्दी से विकास जी, जल्दी से आप भी सवाल को जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्लीन आउट ऑफ इट, आपको कौन रोकने वाला है? जी हो गए विजय जी, विकास जी का जवाब सुन लीजिए जल्दी से जी, जिनको पूरी तरीके से आपत्ति है जी। लेकिन अगर आप ड्रामा करेंगे जी, हम उस ड्रामे का चलिए क्यों इसे ड्रामा करार दिया जा रहा है, जल्दी से विकास जी, जल्दी से भावनाओं को, आपके गलत आरोपों को। ठीक है आप अपनी बात रखिए जी। देखिए, एसोसिएट जर्नल ने अगर इस अखबार का प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल संस्था को दिया है, यंग इंडिया को, यंग इंडिया के जितने भी शेयर हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्षा जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मोतीलाल वोरा जी, जो भी नाम इन्होंने लिया, उन सारे लोगों को किसी भी टाइप का प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। कोई भी चीज उसमें प्रॉफिट की नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का ये अखबार है। 1942 में इस पर आरएसएस और जो अंग्रेज, जो एक ही मानसिकता के लोग हैं, डिवाइड एंड रूल करने वाले लोग, इन लोगों ने इस अखबार को बंद कराया था क्योंकि देश को आजाद नहीं होने देना चाह रहे थे। और आज जब उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो अभियान किया, क्योंकि इनका एजेंडा मुस्लिम फोबिया और देश को बंटवारा करना है, हिंदुओं को कमजोर साबित करना, और इस देश की जितनी भी उनकी योग्यता थी वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। अपनी जितनी भी रचनात्मक विषयों को लेकर जनता से उन्होंने वोट लिया है, वो नाकामी उनकी सामने आ गई है। जम्मू कश्मीर में जहां धारा 370 के नाम पर बताते थे वहां पर आवास खरीदिए, आज वहां पर कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और नरेंद्र मोदी जी कायरता का परिचय दे रहे हैं। और चाइना हमारी सीमाओं के अंदर तक घुसा हुआ है और इन सब चीज से डाइवर्ट करने के लिए और राष्ट्रपति चुनाव में क्या ईडी के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है? जल्दी से लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो विपक्ष सवाल उठा है, जल्दी से ये षड्यंत्र किया गया है। एक सवाल क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर के भी सवाल उठे। जी जल्दी से। नोटिस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बघेल साहब ने ठीक कहा। नेशनल हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेन सिंह जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा